हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। यानी आपको बताना है अलग अलग तरीके जिसके माध्यम से हम किसी कुंडली यानी कॉइल में करंट यानी धारा को प्रेरित कर सकते हैं। यानी आपको बेसिकली ये बताना है कि हम किस तरीके से किसी कुंडली पर धारा को जो है प्रेरित कर पाते हैं। अब जब भी कोई कुंडली आपके पास होती है, उसमें धारा को प्रेरित करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। यानी जैसे जैसे आप जो आपका चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसको अगर आप कॉइल के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, जो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चेंज होती है। मतलब मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है यानी कुंडली है, और क्या है, आपके पास एक मैग्नेट है। अब जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, इससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। और आप ये जानते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हर जगह अलग अलग होती है। अब मान लीजिए ये चुंबक थोड़ा दूर है, धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को इस कॉइल यानी कुंडली के पास लेके आ रहे हैं। तो क्या होता है, अब जैसे ये जो है, मान लीजिए चुंबक यहाँ पे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो पहुंचेंगी वो बहुत कम होंगी। धीरे धीरे करके आप मैग्नेट को यानी चुंबक को इसके पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप चुंबक को करीब लेके जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनका जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, जिस कारण क्या होगा, ये जो आपके पास कॉइल है इसमें धारा प्रेरित होगी यानी करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, तो एक तरीका है कि अगर आप चुंबक को क्या करते हैं, आप मैग्नेट जो है या चुंबक जो है उसे कॉइल की तरफ गति कराते हैं या कॉइल से दूर गति कराते हैं। वहीं अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, हमने क्या किया, चुंबक लिया और उसे एक जगह स्थिर कर दिया, एक जगह रख दिया, और अगर हम कॉइल को मूव कराएं, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगी। यानी अगर आपको किसी कुंडली में धारा को प्रेरित करना है तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, चुंबक को गतिमान करा के, मूव करा के, चाहे आप कॉइल के पास लेके जाए चाहे उससे दूर ले जाए, या जो कुंडली है उसे मैग्नेट के पास या दूर लेके जाए। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कॉइल में, किसी भी कुंडली में जो है धारा प्रेरित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। यानी निम्न तरीके हैं जिनके माध्यम से कॉइल में यानी कुंडली में धारा प्रेरित हो सकती है। पहला है, इफ द कॉइल मूव रैपिडली, यानी अगर हम कुंडली को जो है दो पोल्स के बीच में या जो आपके पास मैग्नेट है उसके पास अगर हम मूव कराते हैं, गति कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो क्या होता है, विद्युत धारा कॉइल में यानी कुंडली में प्रेरित होती है। When a magnet is moved relative to the coil, दूसरा क्या बताया गया, अगर चुंबक को आप कॉइल के साथ मूव करा, यानी कॉइल है आपके पास, उसके पास आप क्या करते हैं, चुंबक को यहाँ पे मूव कराते हैं, गतिमान कराते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो क्या होता है, जो आपका विद्युत धारा है वो आपकी कॉइल में यानी कुंडली में
प्रेरित होती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप किसी कुंडली में धारा को प्रेरित कर सकते हैं। इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी आपको जो है दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट के कुछ स्रोत बताने हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, हमने बात की थी डायरेक्ट करंट के बारे में कि ये जो धारा होती है इसकी दिशा समय के साथ बदलती नहीं है। तो हमारे पास अनेक जो है ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें डीसी मिलता है यानी दृष्ट धारा मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बैटरी हो गया, बैटरी के माध्यम से जो हमें धारा मिलती है वह भी दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट होती है। इसी तरीके से आपका जो सेल हो गया, सेल के माध्यम से भी आपको दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट मिलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आंसर की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन, डीसी जनरेटर एंड सेल आर सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी जो डीसी जनरेटर है, ठीक है, डायरेक्ट करंट का जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर हो गया, आपके बैटरी हो गए, ठीक है, आपके जो सेल हो गए, ये क्या है, ये डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच सोर्सेज प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कौन से ऐसे स्रोत हैं जो एसी या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो एसी जो आपके स्रोत हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी पावर प्लांट्स की, यानी विद्युत संयंत्र, जैसे आपका जल विद्युत संयंत्र हो गया, ताप विद्युत संयंत्र हो गए, तो इनके माध्यम से हमें जो धारा मिलती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। इसके साथ साथ एसी जनरेटर जो आपके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होते हैं वह भी क्या है, वह भी क्या है आपके जो है एसी करंट के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो अब हम आंसर की बात करते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, पावर प्लांट्स एंड एसी जनरेटर आर सम ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी जो आपके पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, विद्युत संयंत्र, और जो आपके एसी जनरेटर होते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस, यानी यहाँ पे आपको बताना है दो सेफ्टी मेजर, सुरक्षा के तरीके जिसके माध्यम से हम जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और जो आपके अप्लायंस होते हैं उन्हें बचा सकते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम फ्यूज की बात कर सकते हैं। फ्यूज के बारे में आप जानते हैं कि फ्यूज एक ऐसे पदार्थ से बना होता है जो कि क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक काफी कम होता है। अब जैसे उससे धारा प्रवाहित होती है तो आपकी जो ये तार होती है ये गल जाती है, जिस कारण जो एक्सेस चार्जेस है वो आगे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूज हमें शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है, यानी जब भी कोई अधिक धारा हमारे सर्किट से फ्लो हो जाए तो तब ये उससे हमें बचाता है। ठीक है, तो पहला आपका फ्यूज हो गया। दूसरा आपका अर्थिंग हो गया। अर्थिंग जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये भी जब हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेस जो है चार्जेस आ जाते हैं और इनके कारण हमारे जो अप्लायंसेस है वो जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो उनसे ये बचाता है। ये क्या करता है, जो एक्सेस चार्ज होता है उसे अर्थिंग या उसको भूमि में भेज देता है, जिस कारण हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। तो ये आपके दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम जो है सेफ्टी जो है यहाँ पे
सेफ्टी मेजर्स हैं ये, जिनके माध्यम से हम हमारे जो सर्किट है और अप्लायंस है उन्हें बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं। द सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर एज फॉलो, यानी जो सेफ्टी मेजर है, सुरक्षा के तरीके हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला है फ्यूज। ईच सर्किट शुड बी कनेक्टेड टू अ फ्यूज, यानी हर एक सर्किट क्या करना होना चाहिए, एक फ्यूज से जुड़ा होना चाहिए। बिकॉज अ फ्यूज प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू द सर्किट। अब फ्यूज से क्यों कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो फ्यूज होता है वो ज्यादा धारा को सर्किट में प्रवाहित होने नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसका गलनांक काफी कम होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि आपका फ्यूज है जिसे आपने क्या किया है, एक सर्किट में जोड़ा है। तो क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, अब धारा आएगी, धारा एक लिमिट से ऊपर बह जाएगी अगर, ठीक है, यानी धारा बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्यूज में हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो होता है आपका जो इसका तापीय प्रभाव होता है, यानी जो आपकी हीटिंग इफेक्ट है उसका यूज करते हैं। अब गलनांक कम है तो क्या होगा, ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो उस धारा के कारण यहाँ पे हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा के कारण फ्यूज गल जाएगा। फ्यूज गल जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज गलने के कारण क्या होगा, यहाँ पे फ्यूज क्या करेगा, सर्किट में ब्रेकेज कर देगा, यानी सर्किट को तोड़ देगा, जिस कारण धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, जिस कारण धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी और क्या होगा, हमारे जो घर का सर्किट है या जो भी अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे, यानी खराब होने से बच जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आपकी ज्यादा धारा के कारण होती है, जैसे आपका अप्लायंस जल सकता है, उस पर कुछ खराबी आ सकती है, तो इन सब चीजों को हम फ्यूज के माध्यम से बचा सकते हैं। when the current in the circuit exceeds the maximum limit, यानी जब किसी सर्किट में, किसी परिपथ में धारा एक लिमिट को क्रॉस कर देती है, when the current in the circuit exceeds the maximum limit of the fuse element, यानी जब क्या होता है, किसी सर्किट में, किसी परिपथ में जो फ्यूज है, फ्यूज की जो लिमिट है उससे ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, the fuse melts to stop the flow of current। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, जिस कारण धारा का प्रवाह रुक जाता है। प्रोटेक्टिंग द अप्लायंस कनेक्टेड टू द सर्किट, जिस कारण क्या होता है, जो अप्लायंस सर्किट से जुड़ा है वो बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, जो आपका अर्थिंग होता है वो क्या करता है, वो यूजर यानी जो इसका यूज कर रहा है उसको शॉक से बचाता है, बिजली के झटकों से बचाता है। एनी लीकेज ऑफ करंट इन एन अप्लायंस इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड बाय अर्थिंग। क्या होता है, कोई भी लीकेज है, धारा का लीकेज हो रहा है, उसको धरती में या अर्थ में भेज दिया जाता है, या धरती में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, किसी को भी करंट ना लगे। एंड द पीपल यूजिंग द अप्लायंस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो क्या होता है, फिर लोगों को बचाया जाता है बिजली के झटकों से। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के आपके जो है सेफ्टी मेजर्स है। पहला है आपका फ्यूज, दूसरा है अर्थ। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है, 2 किलोवाट है, और इसे एक घरेलू परिपथ में जोड़ा जाता है जिसका वोल्टेज 220
वोल्ट है और यहाँ पे जो करंट की रेटिंग है वो 5 एम्पेयर है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, यानी आपको कौन सा रिजल्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो एक्सपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवन की पावर दिया गया है, तो आप सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। तो सबसे पहले दिया है पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अवन, यानी विद्युत अवन की शक्ति, यानी P 2 किलो वॉट। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि जो आपका डोमेस्टिक सर्किट है उसकी वोल्टेज क्या है। वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट घरेलू विद्युत परिपथ का विभव, विद्युत विभव या वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक, अब करंट रेटिंग वो बताएगी है, करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अवन, विद्युत ओवन की धारा या करंट, यानी आई कितना दिया है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको V की वैल्यू दी गई है, I की वैल्यू दी गई है, P की वैल्यू दी गई। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे P बराबर होता है आपके V इंटू आई के। यहाँ पे ठीक है, आपको वोल्टेज दिया गया है, पावर दिया गया है, आई दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, जो आपका घरेलू परिपथ है, उसका वोल्टेज दिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिक अवन है उसका, यानी जो विद्युत अवन है उसका हम क्या निकालेंगे, उसका विभव निकालेंगे, यानी वोल्टेज वो कितनी ले। ठीक है, तो P इक्वल्स टू VI से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V बराबर P अपॉन I। ठीक, इसे आप V 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो P है 2000, I है 5। तो ये आ गया 400 वोल्ट। ठीक, वोल्टेज कितना आ गया आपका 400 वोल्ट आ गया अवन का वोल्टेज। ठीक है, देखिए आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम धारा की बात करें तो I बराबर होगा P अपॉन V। ठीक है, P आपका 2000 है, V कितना है 220। तो यहाँ पे आपका 9.09 एम्पियर क्या आ गई, धारा आ गई, करंट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज दे रखी है, करंट दिया गया है इलेक्ट्रिक अवन का 5 है। ठीक है, और हमारा जो घरेलू परिपथ है उसमें जो आपके करंट का प्रवाह आ रहा है 9.09 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका अवन है
ठीक है, वो 9.09 एम्पियर की धारा लेगा, जो कि क्या है, जो आपकी सेफ लिमिट है। सेफ लिमिट कितनी दी गई है, 5, ठीक है, 5 दी गई है, ठीक है, क्योंकि 5 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका जो फ्यूज है वो गल जाएगा और सर्किट आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए जब भी जो है घरेलू परिपथ में ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से ओवरलोडिंग से बच सकते हैं, जैसे कि आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइस ना लगाएं। अगर आप एक सॉकेट में बहुत सारे डिवाइस लगाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे अप्लायंसेस को एक साथ यूज नहीं करना है, यानी जिनका जो है पावर रेटिंग काफी ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा धारा आपकी खींचते हैं, ऐसी अप्लायंसेस को आपको एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके या एक के बाद एक इसका यूज करना चाहिए। जो खराब अप्लायंसेस होते हैं उनको आपको सर्किट से जोड़ना नहीं चाहिए। तो आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर लिखेंगे, a few of the precautions to be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit are as follow, यानी कुछ प्रिकॉशन है जिनके माध्यम से हम ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। पहला है कनेक्टिंग टू मैनी डिवाइसेस, यानी बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ ना जोड़ें, ठीक है, या एक ही सर्किट या एक ही सॉकेट में ना जोड़ें। ठीक है, कनेक्टिंग टू मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट शुड बी अवॉइडेड, यूजिंग टू मैनी अप्लायंसेस एट द सेम टाइम, यानी एक समय पर बहुत सारे अप्लायंसेस को आप यूज ना करें। ठीक है, फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सर्किट, यानी जो खराब अप्लायंसेस उसको सर्किट से ना कनेक्ट करें। ठीक है, तो इन माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपके जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।